ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह सत श्री अकाल ते जय हिंद साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आज सीजेबी के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि एक इंस्टाग्राम पेज है। पता नहीं क्यों लोगों ने उसे जो है पॉलिटिकल पार्टी समझ के बैठ गए लोग, के जेन्युइनली समझ रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है। आदित्य भाई, आपने भी वो क्लिप देखी होगी कि जिसमें एक अंकल और आंटी अपनी फाइल देते हैं उसको दीपके साहब को, और वो सही स्टाइल में आके पूरे ऑरा में, जैसे वो कौन सी मूवी थी अनिल कपूर की और अमरीश पुरी की जिसमें दिल्ली का सीएम बनते हैं, वैसी नायक फीलिंग में शायद। आके हाँ नायक दीपके साहब नायक बन के फोल्डर पकड़ के अपने साथ वाले को देते हैं जो पीए वगैरह होता है। भाई तू है कौन? हु द फक आर यू ब्रो? तू है कौन? तू क्या कर लेगा उसको हाँ फोल्डर भाई। पकड़ के? तो आदित्य भाई, सबसे पहले तो वेलकम बैक आपको। जुजू भाई तो भी सत श्री अकाल। आदित्य भाई हमें बताएं कि ये क्या है, ये जो इंस्टाग्राम पेज है, ये दीपके साहब का बैकग्राउंड क्या है और कैसे ये शुरू हुआ जी? भाई सबसे पहले तो मैं यार ये बताऊंगा, काफ़ी लोग ना इस टाइम पे रिडिक्यूल करने लग गए हैं कि भाई फालतू की बकवास कर रहे हो, फंडिंग वंडिंग ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब बहुत ही उसको, मतलब एक होता है ना मजाक सा बना दिया उसका कि यार ये कुछ भी तो हर चीज़ में फंडिंग फंडिंग करते हैं। अब होता क्या है, आप सबने वो कहानी नहीं सुनी थी कि वो बच्चा आके गांव में बोलता है कि भेड़िया आ गया भेड़िया आ गया, फिर वो मजाक करता था, कोई मानता ही नहीं था, तब कहते अब इसकी सुनेंगे ही नहीं, अगर सच में भेड़िया आएगा तो सुनेंगे ही नहीं। तो अब ये इतना ज़्यादा हो गया ना फंडिंग वाला कि एक्चुअली कोई बिलीव करता ही नहीं है। अब जैसे सीजीपी वाले केस में, क्योंकि आई एम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मेरी बात होती रहती है उनसे, एजेंसीज से, इन्फ्लुएंसर एजेंसीज से, मेरे फ्रेंड्स हैं अब उनमें। पहले नहीं थे ऑब्वियसली, अब बने क्योंकि आई हैव गॉट सम फॉलोअर्स। तो मेरे को बता रहे थे, मेरे को सामने से मतलब वो आया, कॉल आया, ठीक है, मुझे कहने लगे आदित्य आपने सीजीपी के लिए कैंपेन कराया क्या? मुझे लगा वो बीजेपी कह रही है, मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं किया। फिर उसने बोला आपका वीडियो है जंतर मंतर का कि आप सीजेपी वालों को पॉजिटिव लेंस में दिखा रहे हो। मैंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ नहीं, मैं तो वहां बस इंटरव्यू लेने गया था, वो मणिपुर वाले की मुझे अच्छी लगी कॉन्वर्जेशन तो मैंने डाल दी। कह रही नहीं वो ऐसा लग रहा है कि आप सीजेपी वालों की ना तारीफ करवा रहे हो, तो मुझे लगा आपने कैंपेन किया है। मैंने कहा बीजेपी के लिए तो मैंने नहीं किया। फिर मैंने उससे बार बार पूछा, कह रही नहीं नहीं सीजेपी सीजेपी। मैं खुद कंफ्यूज, मैंने कहा सीजेपी के पास इतने पैसे कैसे आए कि वो करवा रही है? तो उसने मेरे को सिंपली बोला कि, और फिर मेरा डाउट था वो कंफर्म हो गया। हुआ क्या, मैंने एक दो आईडी बना रखी है, एक पे मैं बेसिकली एंटी गवर्नमेंट कंटेंट देखता हूँ, एक पे प्रो गवर्नमेंट कंटेंट देखता हूँ। तो एंटी गवर्नमेंट कंटेंट का आईडी का एल्गोरिदम पता है किस तरीके से बना हुआ है? वो इस तरीके से बना हुआ है कि वो एक ही टॉपिक पे सारी रील मेरी फीड में आ देता है, जिससे मुझे पता लग जाता है कि कौन सा चीज ऑर्गेनिक है और कौन सी चीज इनऑर्गेनिक है। तो सोनम वांगचुक के फास्ट को 10 दिन हुए, 12 दिन हुए, 15 दिन हुए, 14 दिन हुए, किसी ने कुछ नहीं बोला। पर एग्जैक्ट जब 17-18 दिन हुए, सबकी लाइन से एक ही उस पर स्क्रिप्ट आई कि सोनम वांगचुक जब मर जाएगा आपका जमीर तब जागेगा, आप तब यहाँ पे आओगे। मेरे को कहीं ना कहीं क्लिक हुआ था कि भाई दिस फील्स लाइक अ कैंपेन, बट इन बेचारों के पास फंडिंग का है। फिर मेरा कंफर्म हो गया उससे, एजेंसी वाली फ्रेंड से, कि हाँ भाई है। फिर उसके बाद और ज्यादा कंफर्म तब हुआ जब मैंने अभी एक रील डाली उस पे, भाई इट गॉट 5 मिलियन व्यूज, और आनी ही थे, इतनी इंटरेस्टिंग बात थी। तो मेरी वो जो एंटी गवर्नमेंट आईडी है उसमें मेरे को 16 रीलें ऐसी आई जिनमें लाइन से सबने पता क्या बोला कि भाई बीजेपी हमको सीजेपी के अगेंस्ट, प्रोटेस्ट के अगेंस्ट वीडियो बनाने के 40,000 दे रही है। मैंने उनका अकाउंट खोल के देखे जाके, उनके अकाउंट पे फॉलोअर्स पता कितने थे? 900 फॉलोअर्स। मैंने कहा भाई पागल हो गए हो क्या? 900 फॉलोअर वाले अकाउंट को बीजेपी 40,000 रुपए देगी? आई यू आउट ऑफ योर माइंड? तो मैंने देखा 16 के 16 अकाउंट्स, और ये तो वो अकाउंट्स हैं जो एल्गोरिदम मेरे को भेज देता है कि भाई ये ऐसे आए हैं, कितने क्या पता मेरी फीड में आए भी नहीं होंगे। तो सबने ये लाइन से बोला कि भाई बीजेपी हमें पैसे दे रही है प्रोटेस्ट के अगेंस्ट वीडियो बनाने के लिए। और मैं एक बात बताता हूँ, काफी लोग नाइव हैं, उनको पता नहीं है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो गई या कोई बिजनेसमैन हो गया या एक्टर हो गया, सेलिब्रिटी हो गया, अगर वो अपने खिलाफ, खिलाफ तो नहीं, अपने फेवर में या किसी के खिलाफ किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए कैंपेन चलाएगा, तो ब्रीफ पता कैसी होती है? मेल आती है कि वी आर इंटरेस्टेड इन अ पेड कोलैब विद यू, प्लीज गिव योर कॉन्टैक्ट। और उस पर भी डायरेक्ट फोन नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे फोन करेंगे कि द कॉल डज नॉट गेट रिकॉर्डेड। लेकिन इन सब के सब 15-16 लोगों ने कैसे दिखाया कि भाई मेल आई है, और मेल में प्राइस लिख दिया है, मेल में ब्रीफ भी लिख दिया है। कोई भी एजेंसी वाला बंदा उठा के देख लो, ही और शी विल टेल यू कि भाई ये ऐसा कभी होता ही नहीं है कि ब्रीफ और प्राइस सब कुछ तुमको उसके अंदर बता दिया, वो नेगोशिएशन कॉल पे वगैरह होती है। तो मेरा दूसरा हिंट तो ये मिला कि भाई सीजेपी को फंडिंग मिल रही है मैसिव लेवल पे। फिर तीसरा हिंट मैं बताता हूँ उसका कहाँ से मिला। फॉर एग्जाम्पल एक जो एक्ट्रेस थी आकांक्षा पुरी करके,
उसने बोला कि मुझे और मेरे फ्रेंड्स को फ्लाइट की टिकट्स, अकोमोडेशन और पैसा ऑफर हुआ सीजीबी प्रोटेस्ट एंटर करने के लिए। तो मेरा सस्पिशन और बढ़ता गया। अब मैं बताता हूँ मेरा चौथा सस्पिशन। वहाँ पे भाई एक स्पेसिफिक सेट ऑफ जर्नलिस्ट थे, सार्थक, श्याम मीरा सिंह, पीक टीवी, ऐसे कुछ करके हैं, 8-9 हैं समथिंग। उनको फुल छूट थी, समदेश भाटिया एंड ऑल, फुल छूट थी। पूरा डॉक्यूमेंट करो, पूरा, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, छेड़ेगा नहीं, फुल प्रोटेक्शन मिलेगी। तो उनके फुल इंटरव्यू आए, सब कुछ आए, जगह जगह उनको मसीहा बता दिया स्टूडेंट्स का, पता नहीं क्या कुछ नहीं। और जब लेगेसी मीडिया या फिर कोई दूसरा मीडिया किसी टाइप का, इवन इंडिपेंडेंट, लेकिन जो थोड़ा सवाल पूछ रहा है, जो डायरेक्टली ये अज्यूम करके नहीं आया है कि प्रोटेस्ट अच्छे कॉज के लिए है, कुछ भी हो जाए, गलत चलत हो जाए, हम उसको वो करेंगे, भाई उनको हरास कर करके वहां से भगाया। इट ऑल फील्स लाइक अ प्लान। फिर बात आती है एक और फैक्टर, मैं फैक्टर बता रहा हूँ ना, एक और फैक्टर आता है जुनैद वाला। जुनैद के पड़ोसी था या उसके आसपास रहने वाला मुस्लिम व्यक्ति, तो वो आया, बोला भाई जुनैद तो मुश्किल से महीने के 20,000 रुपए कमाता है, और वो कैसे ऑन अ डेली बेसिस 1,000, 2,000, 3,000, दो जितने भी लोग हैं वहां प्रोटेस्ट में, उनको ऑन अ डेली बेसिस खाना कैसे खिला रहा था, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। एंड दैट इज नॉर्मल भाई। कोई भी सवाल पूछेगा कि भाई वेयर आर यू गेटिंग दिस मनी फ्रॉम, तुम्हारा कुछ है नहीं, कोई बिजनेस नहीं है बहुत बड़ा, कुछ ऐसा लाखों में तुम्हारी इनकम नहीं आती है, हाउ आर यू फीडिंग दिस पीपल। तो ये वाले से सब कुछ मेरे को देख के आई रियलाइज्ड कि भाई दिस प्रोटेस्ट इज इनऑर्गेनिक, कि मतलब तुम्हारे मन में किसी भी तरीके का गुस्सा घुसाने की कोशिश करी जा रही है। वहां पे जैसे कोई डायलॉग नहीं होने दिया, और फिर वो एंटी मोदी, एंटी प्रधान जो भी है उनका चलता रहा। और सबसे बड़ी बात जो इनके फेवर में काम करी है, दैट इज इन्होंने इशू बहुत सेंसिटिव पकड़ा है। अगर ये इशू लेट से इथेनॉल वाला पकड़ के प्रोटेस्ट करते, तब उसमें वो एंगल ना सुसाइड का एंगल आता, ना बच्चों का एंगल आता, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एंगल आता कि भाई हमारी माइलेज कम हो गई है, हमको पेट्रोल का दाम ये पड़ रहा है, वो पड़ रहा है। उसमें एक बहस होती, उसमें डिबेट होता, आर्ग्यूमेंट होता, लेकिन इन्होंने जानबूझ के एक ऐसा इशू पकड़ा था जो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही क्लोज था। अगर कोई इस प्रोटेस्ट पे हल्का सा भी सवाल उठाता, उसको लिटरली शेम कर दिया जाता है कि भाई तू बच्चों के लिए इतना ये हो रहा है, तू बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। क्योंकि इमोशनली टारगेट करना, इमोशनल आर्गुमेंट देना भाई बहुत ज्यादा इजी होता है। और सबसे बड़ी बात, वहां पे नीट के छात्र के जो नीट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके तो रेयरली इंटरव्यू है। मैं रेयरली बोल रहा हूँ कि एक आधा क्या पता एग्जिस्ट करता हो, लेकिन अगर नीट के लिए था तो वहां पे कोई, इवन री नीट का पेपर जब हो गया उसके बाद भी बड़ी मात्रा में कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जहां नीट का बैठ के डिस्कशन हुआ हो, कुछ हुआ हो। एक एक्चुअल नीट एस्पिरेंट हर्षित दुबे वहां गया था, अब वो वहां पे रिजर्वेशन की बात करने लगा। मेरे तो खुद दिमाग में नहीं बैठ रहा था। अब आप भाई संगा भाई एक लॉजिक देखो, अगर आप ये कह रहे हो वहां पे प्रोटेस्ट में, आपकी टैगलाइन है कि क्या आप ऐसे व्यक्ति से इलाज करवाना चाहोगे जो पेपर खरीद के बैठा हो और उसको इतना नॉलेज ना हो। एट द सेम टाइम बात तो ऐसे भी हो सकती है कि आप ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहोगे जो -40 पे काउंसलिंग में बैठ गया था। तो ऐसे रिफॉर्म वगैरह की कुछ बात नहीं हुई। और दूसरी टाइमिंग एफसीआरए बिल वाली, एफसीआरए बिल में जहां फॉरेन फंडिंग को बहुत अलग लेवल पे सुखा दिया जाएगा। और जैसे अगर तुम पे एफसीआरए लाइसेंस है, तुम्हारा लाइसेंस अगर कैंसिल कर दिया तो तुमने उस फॉरेन फंडिंग के बेस के ऊपर अगर कोई एसेट बनाया था, कोई जहां से तुम्हें इनकम आ रही है, क्योंकि देखो भाई फॉरेन फंडिंग इस तरीके से है कि किसी ने 2 बार फॉरेन फंडिंग करी और तुमने वो उड़ा दी, तो इट इज वैनिश्ड, इट गोज अवे। लेकिन इससे अच्छा बिजनेस मॉडल क्या होगा कि किसी एंटी इंडियन फोर्स ने फॉरेन फंडिंग भेजी, उस फॉरेन फंडिंग से उसने बोला कि भाई इंडिया में कुछ ऐसा बना ले, स्कूल वगैरह बना ले कि हमें बार बार फॉरेन फंडिंग तुझे करनी ना पड़े, और तुझे इंडियंस के पैसों से ही तू एंटी इंडियन काम कर सके। तो एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल होते ही, ये नए बिल में अमेंडमेंट पता क्या कह रही थी, एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल होते ही जो उस फॉरेन फंडिंग से आपने एसेट भी बनाया होगा वो भी सरकार छीन लेगी। तो इसमें बहुत सारी ऐसी फोर्सेस थी, एक्सटर्नल फोर्सेस थी, जिनके अपने एक्सटर्नल मोटिव्स थे जो लोग समझने को तैयार नहीं है। और और ये जो नेहा बोरा करके जो AISA, ऐसा की ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जो है, जो प्रोटेस्ट पे बैठी थी, उसने तो अपने असली रंग दिखा दिए। अब धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइनेशन के बाद वो बार बार एक चीज बोल रही है, रोल बैक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, रोल बैक न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्यों? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में जो जितने भी हमारे देश में इन्वेडर्स थे, और मैं इन्वेडर्स कह रहा हूँ जो लिटरली जो बाहर से आए थे, उनके थोड़े चैप्टर्स कम करके और बच्चों का लोड कम कर दिया है। इवन कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे रूमर्स फैला रहे हैं कि डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे हमारे डम्ब हो जाएंगे, पर
ये इतने बेवकूफ़ हैं कि डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हटा ही नहीं है, वो 9th क्लास से मूव करके +1 +2 में कर दिए कि भाई जो साइंस स्ट्रीम लेगा वो डिटेल में पढ़ लेगा, जिसका इंटरेस्ट होगा वो सेल्फ स्टडी के थ्रू भी पढ़ सकता है। तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स इस चीज़ से जुड़े थे, और एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो जैसे अरुंधति रॉय और उमर खालिद का सपोर्ट, ये सारे फिर कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मैं ऊपर से जोड़ूंगा कि मैं क्यों इस प्रोटेस्ट को शुरू से लेके आई वॉज नॉट लाइक जेलिंग विद दिस। और इतने मैं क्या बताऊं, इतने अनअवेयर, मेरे को समझ नहीं आता। एक चीज क्या बोली गई कि बच्चा जो है बार बार री एग्जाम देता है, वो ना टेंशन फ्री हो जाता है पेपर दे के कि मैंने पेपर दे दिया है, अब मैं फ्री हूँ, खेलूंगा, घूमूंगा, फिरूंगा। फिर उसको एकदम से नोटिस आता है कि अब पेपर दोबारा देना पड़ेगा, तो उस प्रेशर से उस बच्चे ने सुसाइड कर ली। पहली बात तो कोई स्टडी नहीं है कहीं पे, कोई रिसर्च नहीं है, कोई फाइंडिंग नहीं है, कोई सर्वे नहीं है। और दूसरी बात, पिछले 10 साल में मुझे भी लग रहा था कि नीट का 5 बार लीक हुआ तो 5 बार री एग्जाम हुआ होगा। वैसे 5 बार लीक नहीं हुआ, एलिगेशन है उनमें से कुछ, लेकिन चलो मान लो 5 बार लीक हुआ है, हम अज्यूम कर लेते हैं। तो पांचों के पांचों बार री एग्जाम नहीं हुआ था, री एग्जाम हुआ था 2024 और दो या 24 में भी नहीं हुआ था, पता नहीं, पर 2 साल है। अब मुझे एक चीज आप बात बताओ भाई, उन 10 साल में से 8 साल में तो री एग्जाम नहीं हुआ, स्टूडेंट सुसाइड उस साल भी। जेई मेंस का एग्जाम पिछले 10 साल से एक बार भी लीक नहीं हुआ, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी। आईआईटी के स्टूडेंट्स, अब भाई आईआईटी से बड़ा किसी का ड्रीम हो सकता है कि आईआईटी का टैग मिल गया, आईआईटी में चला गया। आईआईटी के स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। देयर आर 120 160 के बीच में फिगर है, पिछले 10 साल का या पिछले 5 साल का, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन है, वहां करी है। आप साउथ कोरिया जाओ, आप जापान जाओ, आप इंग्लैंड जाओ, आपको यूएसए जाओ, आपको मिलेंगी। ये लोग साइकोलॉजी समझने को तैयार नहीं कि जिस व्यक्ति ने ना अपने सारे ब्रिजेस जला दिए हैं, जिसका प्लान बी प्लान सी कुछ नहीं है, जो बोल रहा है कि अगर तो मैं डॉक्टर बन गया, मैं जीवन में सक्सेसफुल हूँ, नहीं बना तो आई एम अ कंप्लीट फेलियर। जो उसकी ये मेंटालिटी होती है ना कि डॉक्टर के अलावा मैं जीवन में अपने आप को और कुछ करते देख ही नहीं सकता, मैं नहीं लग सकता, मैं केमिस्ट नहीं लग सकता, मैं टेक्नीशियन नहीं लग सकता, मैं डॉक्टर ही बनूंगा, मुझे वो इज्जत चाहिए। फिर वो जो प्रेशर होता है पेरेंट्स की तरफ से या खुद की सेल्फ प्रेशर होता है, उसमें जाके बच्चा सुसाइड करता है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ प्रोटेस्ट में कोई एक्सपर्ट नहीं आया, कोई साइकोलॉजी एक्सपर्ट नहीं आया, कुछ वो नहीं हुआ, और पूरा प्रोटेस्ट ये वाइब पे गया है। इसीलिए मेरा आई एम नॉट जेलिंग विद दिस प्रोटेस्ट। शुरू से ही मतलब आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया कि ये कोई ऑर्गेनिक स्टूडेंट मूवमेंट तो नहीं लग रहा था। ठीक है, दिवके साहब का भी जो बाद में आगे आ रहे हैं कि वो एक पॉलिटिकल पीआर स्ट्रेटजिस्ट हैं, यूएस में ये पढ़े पुढ़े हैं, बाद में ये अनएम्प्लॉयड रहे हैं अंतिल इन्होंने ये पेज शुरू किया इंस्टाग्राम का। तो बाकी जो आपने बात की थी कि बीजेपी वाले 900 फॉलोअर वालों को 40,000 रुपया दे रहे थे वीडियो का। देखें, मुझे तो आज तक रुपया नहीं मिला, लेकिन जुजू भाई को काफ़ी लोग बीजेपी पे बोलते हैं। जुजू भाई 50,000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं आपके, आपको मिलता है क्या 40,000 एक वीडियो का? कुछ नहीं मिलता। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ इधर, देखो, एक चीज आपने मेंशन नहीं करी, आपकी मैंने वीडियो देखी थी और बहुत अच्छी वीडियो आपने बनाई थी, बहुत सही पॉइंट आपने रखा कि सब एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं बिकॉज उनकी टाइम और बैटरी परसेंटेज सेम है। वो आप इधर मिस कर गए, वो थोड़ी और क्या कहते हैं डिटेल में लोग समझ जाए व्यूअर्स के लिए। तो सबके पास एक ही स्क्रीनशॉट जा रहा था, 900 फॉलोवर वाले के पास भी, 10,000 फॉलोवर वाले के पास भी, हर किसी के पास भी उनके खुद के फोन का वो स्क्रीनशॉट है ही नहीं। कोई एंड्रॉइड का स्क्रीनशॉट है, कोई आईफोन का है। उनके मन में जुजू भाई, उनके मन में चोर ना होता ना, तो उनकी प्रोफाइल जो वो रील डिलीट ना होती। वो तो मैंने क्या किया, मुझे जैसे दिखी, मैंने ये नहीं किया कि बुकमार्क कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ और बाद में इस रील को डाउनलोड करूंगा। आई न्यू कि ये लोग जो हैं हवा बनाएंगे 2 दिन और उसके बाद डिलीट कर देंगे। अब मैंने तो डाउनलोड करके ड्राइव पे फोल्डर चढ़ा दिया था, पर जब मैं उनको रीविजिट की उनकी प्रोफाइल, भाई किसी की नहीं बची थी, किसी की रील नहीं बची, एवरीबॉडी डिलीटेड दैट रील। ओके, और ये जो प्रेशर वाली बात है ना, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि व्हेन पीपल मेक देयर माइंड कि उनकी सारी पर्सनैलिटी एक डॉक्टर बनने के ऊपर ही बेस्ड है, व्हेन दे मेक ऑल अबाउट देमसेल्व्स बीइंग अ डॉक्टर, उसके बिना उनको कुछ नहीं पता, ना तो वो शादी कर पाएंगे, ना वो पैसे ही कमा सकेंगे, कोई और स्किल पता ही नहीं उनको। तो वो एक फैक्टर बन जाता है। और ऊपर से इंडिया का अगर मैं बात करूं तो इंडिया के जो माँ बाप है ना, इतने टॉक्सिक हैं ये लोग ना, इन लोगों को आज तक हजारों सालों से पेरेंटिंग करते हैं, आज तक इनको पेरेंटिंग करनी नहीं आई है।
इतना ज्यादा और टॉक्सिक और माहौल जुजू भाई बना के मैं रखते हैं। मैं ये बहुत क्लोजली बता सकता हूँ, मैं ये बहुत क्लोजली रिलेट भी कर सकता हूँ, क्योंकि माय ब्रदर वाज अ नीट एस्पिरेंट। पता नहीं अब, आई थिंक उसको वो इतना माइंड नहीं करेगा, बट उसकी डायरी उसकी डायरी में देयर वर सुसाइडल थॉट्स। और वो ऐसे कभी भी, और उसकी डायरी में कभी भी ना उसने ये नहीं लिखा कि साली सरकार, री एग्जाम, ये वो। उसने सिर्फ और सिर्फ जो फैमिली और जो अचीवमेंट, जो प्रेशर होता है कि क्या बोलते हैं उसको, सेंस ऑफ वो वाला कि अगर मेरे से नहीं हुआ देन व्हाट। क्योंकि उसके लिए यही था। उसको उसको उल्टा ये सुनने को मिलता था कि भाई ये तो तेरा ही डिसीजन था, तू ही बनना चाह रहा था डॉक्टर, क्या हो गया, बैकआउट क्यों कर रहा है। मतलब उसको एग्जिट भी नहीं लेने दे रहे थे कि भाई तू निकल, अब तू घुस गया है तो लगा 2 साल लगा, 3 साल लगा। उसके लाइफ का सबसे टॉक्सिक पीरियड है वो, जिसको वो भूलना चाहता है। मतलब अभी शायद थोड़ा हल्का हल्का भूल भी गया, मुझे तो लगता है उसका हल्का हल्का अफेक्ट होता भी होगा उसके जीवन पे। तो भाई इट इज वन ऑफ, और मैं एक बात बताता हूँ, मैं भी उस फेज में जा सकता था। मैं नॉट नीट, लेकिन मैं एक बार यूपीएससी का कीड़ा पड़ गया था मेरे को कि भाई मैं भी यूपीएससी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। विद इन 9 months मैंने, आप मानोगे नहीं, 9 महीने जॉब के बाद, मेरी जॉब 6 बजे खत्म होती थी, 1 घंटे का ब्रेक लेता था, 7 बजे से लेके 11 बजे 4 या 5 घंटे नॉन स्टॉप यूपीएससी पढ़ता था। 9 महीने बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ और सिर्फ 25% सिलेबस कवर कर पाया हूँ। मैंने यही ट्रेजेक्टरी देखी कि मैं अपना सारा यूथ खत्म कर दूंगा, अपनी जॉब के साथ ये चीज बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, एंड एट द एंड ऑफ 4-5 years क्या गारंटी है कि आई विल गेट सेलेक्टेड। 4-5 साल गटर में, सेम नीट के साथ होता है। अगर एमबीबीएस नहीं तो कुछ नहीं, या ज्यादा से ज्यादा वो डेंटल वाला लोग ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं तो इट इज, मतलब लोग अपनी फिर प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए तो जमीनें बेच देते हैं। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। देखें आदित्य भाई, जुजू भाई, ये जो हमारा जुजू भाई ने जो बात की है कि इंडिया का जो टॉक्सिक पेरेंटिंग कल्चर है, जी हाँ, इंडिया में ये बहुत ज्यादा बड़ा ये जो है इश्यू है, लेकिन आई थिंक ये एशिया का वो है ये प्रॉब्लम, हाँ, कि वैसे इसमें सिर्फ इंडिया नहीं चाइनीज, आता। जापानीज बहुत प्रेशर डालते इन हैं। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे क्लासमेट्स रहे हैं ना ये जो होते थे कोरियन वगैरह, तो हमने देखा है कि वो तो 97% भी आ जाए तो उसके माँ बाप खुश नहीं होते थे कि तेरा और ऊपर आना चाहिए। तो इसका मतलब कि हम आई थिंक किसी हद तक हम सभी इसके विक्टिम रह चुके हैं। सरकार तो किसी से सुसाइड नहीं करवाती, ठीक है। फेमिन में भी लोग गुजरे हुए हैं कंट्रीज, आज भी आप वेनेजुएला का हालात देख लो, तो वेनेजुएला में मुझे तो नहीं लग रहा कि लोग इतने बुरे हालात हुए फिर भी सुसाइड्स कर रहे हैं कि हमें सरकार सुसाइड करने पे मजबूर कर रही है। तो ये तो एक सोसाइटी का प्रेशर, और सबसे ज्यादा प्रेशर पेरेंट्स से ही होता है, डायरेक्ट फैमिली से ही, क्योंकि कंपटीशन लगा होता है। अगर वो भी देखें ना, जैसे स्टैटिस्टिकली भी अगर हम देखें, तो 2014 में इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस थे, सोचो 60 इयर्स, 1947, या फिर चलो पहला इलेक्शन 1951 के आसपास कंसिडर कर लें, तो दैट इज 50 + 14, 64 ईयर्स। 64 ईयर्स में जितने हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस थे, उतने के डबल हो गए पिछले 10 साल में। और कॉलेजेस डबल होने का मतलब है जो एमबीबीएस सीट थी 50,000 के आसपास, वो 1 लाख के ऊपर हो गई। तो भाई तुम्हारे लिए तो एमबीबीएस सीट्स उल्टा डबल हुई हैं। पहले तो ज्यादा प्रेशर था क्योंकि सीट्स कम थी, अब सीट्स बढ़ गई हैं। तो स्टैटिस्टिकली भी आप देखो कि कहाँ आपके लिए काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसीलिए मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या डिमांड है। मैंने तो बोला ही था, ये धर्मेंद्र प्रधान का आज मांग रहे हैं, कल को नितिन गडकरी का मांगेंगे, अभी वो राहुल गांधी अमित शाह का मांग रहा है, और इन तीनों के बाद फिर बोलेंगे नरेंद्र मोदी। तो फिर सरकार चलाएगा कौन? आप कह रहे हो बोलने कि लग जो गए जो ना। अपने पद पे बैठा है, हाँ मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो जो जो अपने पद पे बैठा है वो पद छोड़ दे, तो सरकार कौन चलाएगा फिर? अगर आप ज्यादा काबिल हो, लोगों का ट्रस्ट जीतो, इलेक्शन जीत के वहां बैठ जाओ। ये क्या बात है कि ना जी ना, अपना अपनी सीट छोड़ो, अपनी सीट छोड़ो। एक चीज है, हमने बाकी प्रोटेस्ट भी देखे और किसान आंदोलन भी देखा, जो पंजाबियों का और हरियाणा के लोगों का था। वो लोग मुझे संत लगते हैं अभी ये वाले प्रोटेस्ट के सामने, जैसी लैंग्वेज इन लोगों ने इस्तेमाल करी है। जैसे ये लोग सरकार के खिलाफ तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, किसी दुश्मन देश के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतनी गंदी गंदी गालियां ये लोग दे रहे हैं और एंटी नेशनल चीजें। यार मेरी फैमिली में आर्मी ऑफिसर्स हैं, ठीक है। लाइक आप सोचो कि आर्मी को गाली देना, और वो भी आर्मी कोई ऐसी कंट्री की नहीं जो यूरोप के
लैंडलॉक्ड कंट्री है उसकी आर्मी, जिसका बॉर्डर भी वो पार्क से सही बात है। हैंगिंग गार्डन से होके गुजरता है, वो नहीं। वन ऑफ द मोस्ट हॉस्टाइल एंड टर्बुलेंट प्लेसेस वाला बॉर्डर है इंडिया का। पाकिस्तान बैठा है, चाइना बैठा है, म्यांमार से भी इंसर्जेंसीज होती है, नेपाल से होती हैं, और ये कश्मीर तो है ही। और इंडियन मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन, कैसे कैसे मुजाहिदीनों से इंडियन आर्मी को कितने कितने बम ब्लास्ट होते हैं, कैसे कैसे अटैक्स का सामना करना पड़ता है इंडियंस को, ये बेवकूफों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उनको क्या सुनने को मिला यार। एंड कुछ रील्स में देख के मैं इमोशनल हो गया जब ना उसको बोल रहे थे, आर्मी ऑफिसर्स को बोल रहे थे, पहलगाम नहीं रोक पाए तुम लोग उधर खड़े होते तो ये हो जाता, और पुलवामा नहीं रोक पाए। और उसके बाद ना कारगिल का मेमोरियल शो कर रहे थे, बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशनल वाला लगा के, जो फेवर में। वो देख के यार मेरी आंखें भर आई यार इन लोगों को आप ऐसा बोल रहे हो यार। भाई तो अभी अगर हम बिहार और दिल्ली का वो काउंट चेक करें ना, और एक बात बताता हूँ आप लोगों को, जो सेन वॉइसेस हैं वो तो फिर भी एट द एंड ऑफ द डे आर्मी को बोल देंगे कि हाँ भाई वी रिस्पेक्ट आर्मी एंड ऑल। लेकिन भाई आर्मी से ज्यादा इस टाइम पे जो बेइज्जत हो रहे हैं, मतलब जिनकी बिल्कुल खत्म रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे बिल्कुल, दैट इज पुलिस। अरे भाई इतना भी ईवल मत बनाओ पुलिस को। ये पुलिस का पता है क्यों सुनने में ऐसा आता है, क्योंकि वो सिविलियन एरियाज में रहती है। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ना बहुत चेंज हो गया था। मैं मतलब पुलिस को इतना कुछ रेट नहीं करता। देखो देखो, ऑनेस्ट फीलिंग तो मेरी भी ये है, और ये इंडिया के सिस्टम के चक्कर में है कि जब आप पुलिस के आसपास रहते हो तो आपको हल्का हल्का डर रहता है क्योंकि वो अपनी पावर का मिस यूज ना कर दे। लेकिन जो मैंने उनको क्लोजली नोटिस किया, क्योंकि मेरे मामा जी हैं और एक और हैं मेरे नॉन पुलिस में, मैंने देखा है जो ऑन अ डेली बेसिस जो वो मौतें देखते हैं, ऑन अ डेली बेसिस जो उनके सामने हॉरिफिक रेप, गैंग रेप के केसेस आते हैं, मतलब इट चेंजेस यू फ्रॉम इनसाइड। मेरा एक दोस्त है यहाँ, सरदार दोस्त ही है वो, यहाँ मोहाली में लगा है। वो बता रहा था भाई दारू के बिना आई एम नॉट एबल टू स्लीप। तो इतना हेक्टिक होता है इनका। एटलीस्ट आर्मी में यू हैव डिसिप्लिन, यहाँ पे ऐसा है। या फिर जब वॉर टाइम होगा तब बहुत दिक्कत होगी, कंडीशंस खराब हो सकती हैं जैसलमेर या वो वाली। लेकिन ऑन अ डेली बेसिस, और मैं उससे कह रहा हूँ कि भाई तेरे तो जॉब टाइमिंग्स ही हैं, कह रहा भाई पुलिस वाले में नहीं होता ये कि जॉब 9 to 5, 9 बजे चेक इन किया और 5 बजे चेकआउट कर दिया। ये लेट लेट बैठते हैं हम, पता नहीं क्या, कुछ नहीं होता है। तो नहीं, और बहुत पुलिस वालों का तो वर्ल्ड वाइड है ना कि आप तो जॉब को घर लेके जाते। डिवोर्स का रेट पुलिस वालों का बहुत ज्यादा हाई है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि वो घर जाते हैं जो 4-5 घंटे, वो उसमें भी वो अपने फोल्डर लेके बैठे रहते हैं, स्पेशली जो डिटेक्टिव होते हैं जो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा एक हमें भी बहुत लोगों ने बोला मुझे कि तू अभी तक बोला ही नहीं, एक चीज नहीं बोला सीजेपी। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि लोगों के पास क्या ये राइट है हमारे जैसे लोगों को, कि जैसे उन्होंने हमें पे रोल पे रखा हुआ है कि भाई जो भी इशू होता है तेरा बोलना जरूरी है, तू बोलता क्यों नहीं? चलो ठीक है, बोल देता हूँ। भाई मेरा फंडा बहुत सिंपल है जुजू भाई, आदित्य भाई, जब भी कोई भी सो कॉल मूवमेंट शुरू होती है, अगर आपके देश की और वर्ल्ड वाइड सारी जो आपके देश के एलाइज हैं जो प्रो इंडिया हैं, वो उस मूवमेंट के साथ हैं, तो वो प्रो इंडिया मूवमेंट है। जब भी कोई भी मूवमेंट हो, किसी भी कंट्री में शुरू हो, बड़ा सिंपल सा फंडा है, मेरे देश के दुश्मन, देशद्रोही, भले वो इंडिया में बैठे या बाहर बैठे, पाकिस्तान से लेके खालिस्तानियों से लेके बांग्लादेशियों तक, अगर वो एक चीज का, और भारत में बैठे हुए जो जिहादी हैं वो किसी भी मूवमेंट का समर्थन कर रहे हैं, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो एंटी नेशनल मूवमेंट है। अब इसमें आप देख लो जुनेद का भी, जैसे आपने बड़ा परफेक्ट एग्जांपल दिया है कि अभी उनको अपनी जो बिरयानी की वो थूक जिहाद वाली 2-2, 3-3 हजार की प्लेटें दे रहे थे, तो उसका भी उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। और इसमें आती है कि लाठीचार्ज हुआ। जुनैद का तो और अजीब लगता है क्योंकि जुनैद सीए प्रोटेस्ट के टाइम देखा गया था। बिल्कुल बिल्कुल, आई गेस मतलब मल्टीपल प्रोटेस्ट के टाइम देखा गया है कि हर मतलब वो जगह पे बार होता है, उसकी बार। बहुत हाँ, वीडियोस और फोटोज आ रही हैं, तो उसका इवन जो पूरी ये अभी कन्विक्ट हुआ है ताहिर हुसैन, जिसको दिल्ली राइट्स के अंकित शर्मा के मर्डर के लिए कन्विक्ट किया है, इवन उसके सपोर्ट में जुनैद का वीडियो है 2020 या 19 के आसपास का, जिसमें कह रहे हैं ताहिर हुसैन तो मुस्लिम है, ऐसा कुछ कह रहा है कि उसको इसलिए पकड़ा, टारगेट किया जा रहा है, ये वो। एंड वो अभी मर्डर कन्विक्ट निकला है ताहिर हुसैन, सारे सबूतों के साथ। तो पाकिस्तान ये में तो तो ये शेडी है प्रोपेगेंडा थोड़ा। चल भी पड़ा है। पाकिस्तान में तो ये प्रोपेगेंडा चल भी रहा है ऑलरेडी कि जुनैद को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो प्रोटेस्ट में शामिल था।
क्योंकि वो मुस्लिम है, उसको तंग पाकिस्तान की इसीलिए तो किया बात जा ही रहा नहीं है। करनी लेकिन चाहिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उन्होंने 100 के आसपास लोग मार दिए ओपन फायर करके, इंटरनेट सारा खत्म कर रखा है, और जो उनकी बेसिक डिमांड्स हैं पूरी ही नहीं कर रहे, मार और रहे हैं, और उनको कोई कवरेज फनी नहीं दे चीज रही है इंटरनेशनल मीडिया। नहीं, सबसे फनी अजीब चीज बात तो बताऊं ये आदित्य भाई, पकड़ के थप्पड़ जुजो मार भाई, रहे हैं उसको। हम्म, जुजो भाई, आपकी भी लिस्ट में है, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम में भी, रियल लाइफ में, फेसबुक में, जो योद्धे हम देखते आ रहे हैं शुरू से, जिन पाकिस्तानियों के साथ हम रहे बड़े हुए हैं। भाई कुछ भी चीज हो जाए, मैं फिर बोल देता हूं कि हिंदुस्तान में एक हिंदू किसी मुस्लिम की जनरल डायरेक्शन में पाद भी मार दे तो वो मुसलमान के ऊपर हमला बन के वो पेश करते हैं। चूं तक नहीं किसी ने की। जो इंडिया के कश्मीर में हमारे पहलगाम होता है, ब्लैकआउट होता है, उल्टा हमारे ऊपर डाला जाता है कि देखो जी, इंडिया वाली पुलिस ये कर रही है, इंडिया की आर्मी ये कर रही है, बंदे मार रही है। तो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि एक्चुअल एंड ओनली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें ये जो कश्मीरी भी हैं, सो कॉल्ड मीरपुरी है, जो पंजाबी स्पीकिंग कश्मीरीज हैं, पठारी स्पीकिंग, किसी ने चूं तक नहीं की। ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। इतनी घटिया खच्च तो कौम है भाई ये तो पाकिस्तानी। इंटरनेशनल मीडिया का कवरेज देख के मैं तो हैरान हूं कि एक जगह सीजीपी प्रोटेस्ट में मैक्स टू मैक्स आपने देख लिया होगा कि किसी को थप्पड़ पड़ गया या किसी को लाठी पड़ गई, ऐसा देख लिया आपने। अरे भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मार दिए, लोग मार दिए 100 के आसपास, और वहां पे बिल्कुल। ऐसा है कि ओ भाई कुछ नहीं होता रहता है। बलूचिस्तान में डेली बेसिस पे मार रही है पाकिस्तान, ओ भाई कुछ नहीं। लेकिन यहाँ यहाँ किसी को गलती से थप्पड़ लग गया, ओ वो यहाँ तो आसमान टूट जाएगा अलग लेवल पे ही। और आदित्य ये भाई, मेरे को इस पे भी बताना है लाठी चार्ज वाले पे मैं उसी पे लाठी यार। पे आने वाला था। हाँ एक हाँ चीज मैंने बोलो आप। लाठी वाला प्रश्न ही मैंने करना था कि लाठी चार्ज जो हुआ, अभी हमने एक वीडियो हम्म, देखी जिसमें क्लियरली एक मुसलमान जो बंदा है, वो किसी बड़ी सी हम्म, गाड़ी, किसी ये थार जीप टाइप की, स्कॉर्पियो टाइप की गाड़ी का फ्यूल टैंक खोल के हम्म, उसमें हम्म। माचिस डाल के जला के उसको फटाने की कोशिश कर रहा था। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती कि इन जिहादियों का दिमाग होता अगर है तो कहाँ पे होता है। इनको पता नहीं है कि फ्यूल वर्क कैसे करते हैं। मूवियां नहीं देखी? मतलब तू यार दिवाली का पटाखा तो लाके हाथ भज जाएगा। कितना देखो बेवकूफ इंसान है। तो मुझे वो तो सुनने में चलो आया वो कि तो वहां से हुआ है। जी। नहीं 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 नहीं, वो लाठी तो चार्ज। बेवकूफ़ी उस व्यक्ति की बेवकूफ़ी है कि वो साला टैंकर में माचिस डाल रहा है, उसी के मुंह पे फट जाएगी अगर बाय चांस गिर गई। लेकिन वो क्लिप एक्चुअली वो प्रोटेस्ट की क्लिप नहीं है। वो फैक्ट चेक हुई थी, वो क्लिप कहीं और की थी रिलेटेड, अच्छा। फिर उसको यहाँ पे यहाँ चिपका दिया था, पर वो यहाँ की नहीं है। मैं आपको सारा सीक्वेंस बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो अपना सांसद है, इट इज सपोज टू बी दी मोस्ट मतलब सेफेस्ट प्लेस इन इंडिया, जहाँ पे आपके 500 कुछ एमपीज हैं, और सारे मंत्रालय बैठते हैं, सारे बड़े बड़े लेवल के कैबिनेट ऑफ सेक्रेटरी लेवल आईएएस टाइप बैठते हैं। इट इज टू बी दी सेफेस्ट प्लेस। अभी एक विजुअल निकल के आया सीसीटीवी कैमरे वाला कि सांसद के जस्ट 50 मीटर का दूर तक प्रोटेस्टर्स पहुंच गए थे। इट इज़ अ वेरी ग्रेव कंसर्न। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी आप उठा के देख लो, वहाँ ऐसा होता ना तो ओपन फायर हो जाती कि भाई ये क्या कर रहे हो। और जो ट्रम्प जब 2020 में इलेक्शन आ रहा था तब कैपिटल राइट्स हो गए थे, मतलब लाखों की संख्या में लोग उनके व्हाइट हाउस वगैरह में घुस गए थे। उसके जो केसेस हैं अब तक चल रहे हैं लोगों पे, कि जो घुसा, जिसने दीवार लांगी थी या ऐसा किया था, सबको जेल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और यहाँ पे क्या नॉनसेंस चल रही है कि नहीं नहीं, जिसने भी प्लीज जिसने भी कुछ किया है सारी एफआईआर वापस ले लो। आपको पता है कितना बड़ा नंबर आया है जिन लोगों पे एफआईआर हुई है, जिन पे हुई है सो हुई है, लेकिन अगर टोटल नंबर आई डोंट नो कितने लोगों पे हुई है, बट उसमें से 2800 समथिंग लोग ऐसे निकले हैं जिन पे ऑलरेडी एफआईआर हुई हुई थी, और उनमें से कुछ तो 100 के आसपास तो रेप मर्डर वाले निकले थे कि जिन पर रेप और मर्डर के चार्जेस हैं पहले से ही। ऐसे लोग आपके प्रोटेस्ट में घुस के इंडिया की सबसे सेफेस्ट एरिया, जिसको जो होना चाहिए सांसद, उसकी तरफ मार्च कर रहे हैं, बैरिकेड तोड़ दिए हैं, 118 पुलिस वाले इंजर्ड कर दिए हैं। बिहार का काउंट देखें तो बिहार का भी सेम है, 120 के आसपास पुलिस वाले आपने इंजर्ड कर दिए हैं, ऑलमोस्ट लिंच कर दिए हैं, उनका सामान आपने चुरा लिया है। मैं तो ये सोचता हूँ कि उन्होंने उनका जो हेलमेट बैटन वगैरह होता है वो चुरा लिया है। इनके पास लीथल वेपन्स होते, ये प्रोटेस्टर्स तो उनके लीथल वेपन्स चुरा के उनके ऊपर इस्तेमाल करते।
तो ये नॉनसेंस मुझे समझ नहीं आ रही कि आप पहले तो ये क्लेम करो कि ये प्रोटेस्टर सारे गुंडे हैं या आरएसएस के गुंडे हैं, हमारी तरफ से नहीं है। फिर अगर मान लेते हैं कि चलो ये आरएसएस के गुंडे हैं, फिर उन्हीं आरएसएस के गुंडों पे अगर एफआईआर हो रही है, आप बोल रहे हो कि नहीं आप इसको हटाओ, इसको हटाओ। और कॉमन सेंस तो बिल्कुल बेच खाए हैं। सौरभ दास से बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने, और भाई मेरे को तो लगता है ये भी नहीं करना चाहिए था, पता नहीं हमारे देश में चल क्या रहा है। दैट इज व्हाई आई लाइक अमेरिका, कि भाई जिसने जो किया है अच्छा बुरा उसको सजा मिलेगी मिलेगी। यहाँ पे क्या चल रहा है, एफआईआर हुई, बोल रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ एफआईआर हटा दो एफआईआर। अरे एफआईआर की कार्रवाई होने दो ना। अगर सीसीटीवी कैमरा में निकल गया, फुटेज है, उसकी वीडियो फुटेज है लेट से बंदे की कुछ तोड़ते फोड़ते की, तो उसको सजा दो। ये क्या बात हुई कि सारों पे से एफआईआर हटा दो। ये तो चलो फिर भी इंडिया है और यहाँ पे ये चीज एक्सेप्ट भी होगी, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा तरस खाया, कंपैशन दिखाया और बोला कि ठीक है आप कह रहे हो एफआईआर नहीं होनी चाहिए, सारी एफआईआर ड्रॉप कर दो। लेकिन उनके ऊपर ड्रॉप नहीं होगी जिनके ऊपर पहले से एफआईआर, कोई पुरानी एफआईआर हो रखी है। उसमें भी सौरभ दास कह रहा है कि हम ना सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे। व्हाट इज दिस नहीं मानेंगे? भाई तुम्हारे बाप का राज है, नहीं मानेंगे, हम इसका भी प्रोटेस्ट करेंगे। ये चाह रहे हैं कि हम सड़कों से सरकार चलाएं, इनका वेट ड्रीम है। ये तो चलो उस टाइम पे, हाँ ये तो चलो उस टाइम पे उस कुछ नहीं किया अमित शाह ने, मैक्स टू मैक्स लाठी चार्ज किया था विच इज नेसेसरी। मैंने शायद आपके पॉडकास्ट पे एक एग्जांपल दिया था अमेरिका का ही। अमेरिका में देयर वाज अ सिख गाय सरदार, तो वो क्या कर रहा था, तलवार ना ऐसे घुमा रहा था, ना उसने किसी की तरफ फेंकी थी ना किसी पे मारा था, बस ऐसे 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 करके घुमा रहा था, लाइक ही वाज थ्रेटनिंग दूर से ही। तो वहां की भाई अमेरिकन पुलिस डज नॉट टेक दिस बुलशिट। उसने ऐसे दूर से और वहीं पे आदमी खत्म हो गया। गाड़ी ये रुकी है, खुली है, अमेरिकी उसने 2 बार बोला स्टॉप और बाद में फा हाँ, फा 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 पूरा क्लिप एम्प्टी इट किया डज उसके अंदर। नॉट टेक, यस हाँ, इट डज नॉट टेक योर, यहाँ तो 100-110 पुलिस वाले पिट गए बुरी तरीके से। और द गट्स भाई, द गट्स, यहाँ पे एक फेमस स्ट्रीमर है नकुल धुल करके, उसका वीडियो है कि भाई किसान आंदोलन के टाइम पे तो इनको ब्रिज से नीचे फेंकवा दिया था पुलिस वालों को, चौड़ मार रहा है। स्टेट मशीनरी के पास भाई बहुत लीथल वेपन होते हैं, गन्स होती हैं, वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, एंड देयर इज अ सिंगल रीजन वो नहीं करते हैं। ये मोदी अमित शाह इतना कुछ करवा सकते हैं, जिन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया, जिन्होंने नक्सलवाद जैसी डिजीज ऑलमोस्ट खत्म कर दी, तुमको क्या लगता है वो तुम पे गोली नहीं चला सकते? दे वेरी वेल नो कि ये जो प्रोटेस्ट हैं जितने भी आज तक इंडिया में हुए हैं, दे ओनली वांट अ सिंगल बुलेट, दे वांट अ सिंगल, एक वो अनफॉर्चुनेट डेथ चाहते हैं। अब किसी ने सच बोला है झूठ बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी फीड में वीडियो आया था जिसने सिंपली, एक बंदे ने ये बोला कि ऐसे एक सुसाइड बॉम्बर का प्लान था कि वो वहां पे आके अपने आप को आग लगा देगा और फिर उसको आगे स्टूडेंट की तरह दिखाएंगे। तो इन प्रोटेस्ट में जानबूझ के ऐसे होता है कि एक सिंगल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट चाहिए जिसको हाईलाइट कर करके लोगों को सरकार के खिलाफ किया जाए जितना ज्यादा, इंटरनेशनल ये न्यूज़ बात। बना दी जाए। हाँ इंटरनेशनल, हाँ जी, हाँ वो जी। विजुअल्स चले हर जगह, ये बात देखें, है। जो ये डिक्टेटर कहते हैं मोदी अमित शाह को, जिस दिन वो डिक्टेटर बन गए, इनको पता चल, अगर वो डिक्टेटर होते पता चल जाता सबको, जैसे आपने बात की है। जी जुजू भाई। अच्छा आदित्य भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो जो एक लड़की थी वो नाच रही थी, प्रोटेस्ट चलो कामयाब होने के बाद सभी नाच रहे थे, वो खैर है, और वो काफी कुछ बोल भी रही थी एंटी रजीम, और बाद में निकल के आता है कि उसका बॉयफ्रेंड मुस्लिम है। तो ये क्या एक हाँ चीज है कि ये मुस्लिम बॉयफ्रेंड्स ही लोगों को पॉलिटिकली अवेयर कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? क्या हिंदू बॉयफ्रेंड या हिंदू गर्लफ्रेंड्स किसी दूसरे को नहीं कर सकती? यानी हिंदू क्या है, हलवा है क्या, वो हमेशा खाए जाने के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो? ये हिंदुओं का क्या एटीट्यूड है, ये लेफ्टिस्ट होने का, ये भाई, क्या सीन है? मुझे लगता है ये वहाँ पे एक इकोसिस्टम है, ये उस जगह दिल्ली में ये जेएनयू, डीयू और एक और है जामिया, इनका बहुत परफेक्ट इकोसिस्टम है। देश भर से यहाँ पे गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं, गरीब परिवार हो गए या फिर दूसरे भी हो गए, अमीर भी आते हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर जयशंकर और निर्मला सीतारमन जेएनयू से ही पढ़े हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर इनका ना इकोसिस्टम बना हुआ है, और स्टूडेंट मोबिलाइजेशन जो बोलते हैं कि कहीं भी अगर प्रोटेस्ट होता है इनके जो पहुंच जाते हैं। और आप मेरे को बताओ, परफेक्ट कंडीशंस हैं इनका। जो हॉस्टल है जहाँ तक मुझे 2016 के आसपास पता है, अब मुझे नहीं पता कितना हो गया होगा, बट अभी भी बहुत कम होगा, मतलब इतना कम होगा कि चिल्लर के हिसाब से होगा। इनका 2016 में हॉस्टल की फीस थी 10 रुपये,
उसको 10 रुपए से बढ़ा के कितना किया था, आई गेस 50 रुपए किया था, 100 रुपए किया था, उसका इन्होंने भारी लेवल पे प्रोटेस्ट किया था। तो आप सोचो, ये कन्हैया कुमार है, ये पीएचडी करने गया था। अब आपको पता है कि पीएचडी तो ऐसे एंड नहीं होती, बीटेक है 4 साल की डिग्री है, खत्म हो गई। पीएचडी में जब तक आप थीसिस ना दो, तो ये लिटरली उस हॉस्टल में पड़े रहते हैं। ये 10-10 रुपए की हॉस्टल की फीस देते हैं, फीस बिल्कुल इनकी और तो कुछ होती नहीं है, इधर उधर से कहीं से कुछ करके पूरा दिन प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट। उमर खालिद हो गया, या जो लड़की आप बता रहे हो नेहा बोरा करके, उसका बॉयफ्रेंड है हमीद करके, तो इनका अपना चलता रहता है। और कम्युनिस्ट ये जो हैं जितने भी जेएनयू वगैरह हैं, ये दे आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज। और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी सबको पता है कि इनका खुद का कुछ ऐसा प्रपोजल नहीं है। एक होता है ना कि कैपिटलिज्म बुरा है, पर चलो ठीक है कैपिटलिज्म बुरा है, व्हाट डू यू सजेस्ट, ऐसा इनकी तरफ से कोई सजेशन नहीं है। ये बोलते हैं बस कैपिटलिज्म बुरा है, उसका कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो दे आर वेरी गुड एट प्रोटेस्टिंग, मतलब दे आर वेरी गुड एट एम्पलीफाइंग, किसी चीज को जोर देने के लिए। अगर वो देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा ये यहाँ पहुंच जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे, अगर किसी पे कुछ भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ करना है, दे आर वेरी बेस्ट एट इट। इनको शुरू से सिखाया जाता है, एंड आई एम नॉट किडिंग। क्योंकि हमारे यहाँ आसपास क्या हुआ, मेरे घर के आसपास एक सोसाइटी है जिसका बिल्डर जो है भाग गया, तो उनको करना था प्रोटेस्ट, तो उनके सोसाइटी में एक जेएनयू वाला था। तो मेरा कज़न आके बोला, भाई ये तो ऐसे प्रोटेस्ट कर रहा था बिल्कुल जैसे इसको ट्रेनिंग मिली हुई है प्रोटेस्ट करने की। मतलब हम तो हैरान हो गए थे। ये वहाँ पे आके लिटरली पूरी गाइडलाइंस दे रहा था, कह रहा आपको ना पुलिस वालों को अपना नाम नहीं देना है, आपने इनको इसको जो है इनको कुछ इनसे बात नहीं करनी है। और वहाँ पे ना लंबा लेट जा रहा था और थाली पीट रहा था। मैंने कहा भाई दिस ऑल साउंड्स लाइक जेएनयू, ये यहाँ मेरे बगल में कैसे हो रहा है। बाद में मेरे को वो बंदा, मेरा कज़न बोलता है कि जो ये सब कर रहा था इज बेसिकली फ्रॉम जेएनयू। तो वहां पे पूरा इस तरीके से सिखाया जाता है। और अगर ये प्रोटेस्ट जो है, ये प्रोटेस्ट वाली जो भावना है, जो ये अगर इसको चलो जिंदा रखा जाए, बट इनको अच्छे मुद्दों के लिए बोला जाए प्रोटेस्ट करो, तो भाई बहुत बेनिफिट रहेगा। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रोल बैक कर दो, डेथ डेथ सेंटेंस खत्म कर दो, कैपिटल पनिशमेंट खत्म कर दो, अफजल गुरु की फांसी रोक दो, ये सब जब आप बकचोदी पे चले जाते हो ना, तब आई डोंट लाइक इट। एक बात है, पहले मैं ये भी मेंशन कर दूं कि उमर खालिद की गर्लफ्रेंड भी एक ब्राह्मण बंगाली लड़की है, जो ब्राह्मण है उसकी गर्लफ्रेंड भी, इतना बड़ा इंटरनेशनल। और ये अफजल गुरु की बात है यार, ये इंडिया का राइट विंग वीडियोस डाल डाल के थक गया है कि एक साइड में ये लेफ्टिस्ट बोल रहे हैं कि अफजल गुरु तो इनोसेंट था, और दूसरी तरफ अफजल गुरु खुद इंटरव्यू दे रहा है कि मैंने कैसे किया ये सब। ठीक है, वो डाल डाल के थके, लेकिन इनको अकल नहीं आ रही है। इतने बेवकूफ लोग हैं, या फिर खुद के दुश्मन है या अकल के दुश्मन है ये लोग यार। वही हंसी वाली बात है, वो बंदा खुद बोल रहा है, वो बंदा खुद बोल रहा है मैंने ऐसे किया। नहीं, एक नेशनलिस्ट का खून उबलना चाहिए यार। एक बंदा शर्जिल इमाम जो दूसरा है उमर खालिद का साथी, वो कह रहा है कि चाइना सॉरी नॉर्थ ईस्ट जो है उसको काट दो, असम जो सॉरी चाइना कह रहा हूँ, चिकन, हाँ चिकन नेक को काट दो और नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर दो। तो इसमें तुम्हारा खून खौल जाना चाहिए। वो एक बंदा लिटरली प्रोटेस्ट में कह रहा है हाँ हाँ काट लो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं, हमें तो मोदी बाहर चाहिए। अरे भाई इतना ब्रेन वॉश कर दिया तुमको इस लेवल पे कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी एक्चुअल डिमांड क्या है, तुम्हारे पॉलिसी। एक होता है ना अमेरिका में ना, इस टाइम पे बहुत सिंपल है किसी को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन बताना। उनसे ना 4-5 क्वेश्चन पूछोगे आप, वो पता लग जाएगा। आप उनको बोलोगे कि वी शुड हैव ओपन बॉर्डर्स, और या फिर बॉर्डर एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, एकदम बंधी होनी चाहिए, कोई भी इलीगली आना नहीं चाहिए, उससे पता लग जाएगा आप रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट हो। फिर आपसे बोला जाएगा कि आप क्या चाहते हो कि टैक्सेस बहुत कम हो या टैक्सेस बहुत ज्यादा हो, आपको क्लियरली पता लग जाएगा कौन डेमोक्रेटिक कौन। मतलब 4 या 5 सवाल चाहिए। लेकिन इंडिया में यहाँ अलग लेवल, पता नहीं क्या ब्रेन रॉट चल रहा है, नो आइडिया। मतलब उनको कुछ अपनी पॉलिसी स्टैंडिंग्स के बारे में पता नहीं है कि मैं अपने देश के लिए ये चाहता हूँ। उन्हें बस ये है कि अरे मोदी बाहर हो जाए किसी तरीके से। ये इडियोटिक चल रहा है यहाँ पे। अच्छा आदित्य भाई, मैं एंड पे बस ये एक क्वेश्चन मैंने करना है। वेल क्वेश्चन नहीं है, बात ही वैसे कुछ हद तक हमने कवर कर ही ली है कि ये जो क्लाउड चेजिंग अपॉर्चुनिस्ट, ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, प्रोटेस्ट के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अभी मैं नाम लेता हूँ कि एक तो हमने कर दिया जुनैद का, तो वो तो के फ्री फूड गिवर है, हर जगह पे वो पहुंच जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक दिल्ली का भी है निहंग अकाली जसविंदर सिंह, जिसने आपने भी देखा होगा वो धुरंधर मूवी के ऊपर भी इन्होंने एआई की पोस्टर बना के जो है नकली, और उनसे फिरौती लेने की कोशिश की थी कि तुमने हम खालसे से तूने पंगा लिया, ये कर देंगे वो कर देंगे। खैर दास ने उनकी थोड़ी सी सेवा की थी, तो लेकिन वो भी बंदा वहां पहुंच गया।
जो बंदा खुद को क्रांतिकारी हम्म, कहता है, हर एंटी नेशनल चीज पे वो काम करता है। बंदों ने ऐसी बातें बताई हुई हैं कि जो बंदे ग्रूमिंग के ऊपर बोलते हैं, इसने बोला कि ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, इंडिया में जो सिखों के खिलाफ हो रहा है वो इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो मेरा जो है ना, बहुत ही सिंपल मेरी जो है कि कोई भी कितना भी प्रोपेगेंडा कर लो आप, नो मैटर ऑफ प्रोपेगेंडा, अब मुझे नफरत नहीं करा सकता इंडिया से, मेरी मादरी जमीन से नफरत नहीं करा सकता, क्योंकि मुझे बहुत सिंपल सी चीज कैलकुलेशन खुद की है। जब भी आप देख लो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, पाकिस्तान हमले करता था लेकिन कांग्रेस के साथ बहुत खुश होता था। अगर आपके देश के खुद सेल्फ डिक्लेयर्ड एनिमीज, ठीक है, आपके लीडर को प्यार करते हैं, मतलब जो दुश्मन कहता है कि हम तुम्हारे साथ एंड तक लड़ेंगे, तो मतलब कि वो आपका जो लीडर है वो आपके देश के साथ नहीं है, उनके साथ है। अगर आपके सारे देश के दुश्मन आपके लीडर्स को, रूलिंग पार्टी को नफरत कर रहे हैं, तो ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, मतलब कि वो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है ना। दुश्मन का तो मतलब ही नहीं बनता कि प्यार करे, अगर प्यार करता तो दुश्मन नहीं होता। तो अगर एक मूवमेंट है, सो कॉल्ड मूवमेंट है, उसको आपके देश के सारे दुश्मन विद इन एंड विदाउट सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एंटी नेशनल है। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन आई थिंक सारे हिंदुस्तानी जो हैं, भले इवन जो लेफ्ट साइड के ऊपर है, ध्यान में रख लें। देखो, आप एंटी गवर्नमेंट हो सकते हो, आप एंटी रूलिंग लीडर हो सकते हो, पार्टी हो सकते हो, लेकिन एंटी नेशनल ना बनो। अगर आप एंटी नेशनल हो, तो अगर आप खुश हो कि एक बंदा खड़ के आपके प्रोटेस्ट में बोल रहा है कि चिकन स्नैक को काट दो ताकि नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया से अलग हो जाए, तो आपका खून खोलना चाहिए, तो आप वहां से आप तुरते फिरते सो। उसको तो तो तालियां मिली थी ये जी बोलने पे। तो जी ये जी। जैसे अभी तो ये दिल्ली प्रोटेस्ट में ही एक निहंग सिख ने कहा था कि ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ जुल्म करते ਹੁਣ आ गए ਅਸੀਂ बचावांगे ये वो करके। मैंने कहा भाई तेरा ये जो स्टेटमेंट है ना, इससे जस्ट एक दिन पहले पंजाब के बरनाला में 40-40 50-50 साल की जो सैनिटेशन वर्कर थी, लेडीज थी, उन पर जम के लाठी मारी है, जोर जोर से सर फाड़ दिया, उन्हें सर खोल दिए उनके। और जस्ट 5 दिन पहले संगरूर में सीएम हाउस के बाहर जो लेडीज, फिर से बोलूंगा, लेडीज जो प्रोटेस्ट कर रही थी, सेकंड इंस्टेंस है, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनपे जो भी था वो किया। तो ये जो ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ बचावांगे, माँ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ बचावांगे, भाई ये तुम्हें मतलब हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही क्यों दिखता है कि यही ये माँ भैणा बचावांगे अपने। मेरे को इस टाइम पे जेन्युइनली लगता है कि यार पंजाब में इतनी दुनिया भर की दिक्कतें हैं, व्हाई आर यू नॉट फोकसिंग ऑन दैट। मैंने सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल का वीडियो देखा, कह रहा ये जंग यहीं खत्म नहीं हुई है, आप सड़कों का हाल देखिए कैसा हो गया है। मैंने यार ये मतलब एक बार मेरे तू भाई तू पंजाब में रहता है ना, योर ओनली पावर जो तुम्हारी पार्टी एक ही स्टेट में पावर में, दैट इज पंजाब। यहाँ रोड की मैं ही दिखा दूंगा हालत यार, मैं दिखा दूंगा। इसका क्या सेंस बन रहा है कि सड़कें इतनी ये वो आई डोंट गेट इट। तो जितना फोकस करना है यहाँ करो। नहीं, वो तो उन्होंने शुरू कर दिया ना अभी तो। डोंट वरी, पंजाबी आगे होए। आई थिंक जो भी भाई मीम बना रहा है निहंग मान सिंह माफिया वालों की, आई थिंक पंजाबी आगे होए के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। जी जुजू भाई। हाँ जी, देखो जी, अकाली जसविंदर सिंह एक दिल्ली का ही वो लड़का है जो जो कि लोगों को बताता है कि नहीं नहीं, तुमने ग्रूमिंग के ऊपर, ये जो लव जिहाद के ऊपर काम नहीं करना। इंडिया में सिखों के खिलाफ जो जुल्म होता है उस पे बात करनी है, वो बंदा ऐसा बोलता है। और वो प्रोटेस्ट में चला गया, और जो प्रोटेस्ट में अच्छी नीयत से आए हुए लोग थे ना, उनको थैंक यू बोल रहे हैं जसविंदर सिंह को। और जसविंदर सिंह अपने इंस्टाग्राम पर स्कैनर डालता है कि मुझे यूपीआई पेमेंट कर दो, मैं प्रोटेस्ट में आ गया हूँ, पंजाबी आ गए हुए। ठीक है, लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, फिर हटाते हैं, स्टोरी में फिर भी रहने देता है, स्टोरी में फिर भी रहने देता है, शायद कोई पेमेंट अभी आ ही जाए। ठीक है। और अफजल गुरु वाली बात मुझे पर्सनल भी लगती है, बिकॉज अफजल गुरु के केस में एक सिख लड़की भी थी इन्वॉल्व, जिसको इन लोगों ने ब्रेन वॉश किया था और अपने सारे प्लान में शामिल किया था, और खाना वाना यही दे रही थी उनको, प्लानिंग में शामिल थी। और उसको 5 साल की सजा हुई थी। जट्टो सिखो तुसी सुन लो, उसका नाम था नवजोत कौर संधू, और ये 2001 में हो चुका है। ग्रूमिंग कोई नई बात नहीं है। उससे टेररिस्ट एक्टिविटी करवा ली, उसको 5 साल की सजा हुई, और कुछ सालों बाद उसकी अपील के बाद भी शायद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपहेल्ड भी करी गई थी। उसके भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े, अपहेल्ड करी गई थी, उसको 5 साल की शायद सजा मिली है।
और उसके बाद ज्यादा मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन 5 साल की सजा उसको हुई थी। सोचो यार, अफजल गुरु इनोसेंट है, वो एक सिख लड़की भी उसमें शामिल थी, एंड ये निहंगा काली सिंह है जो ये स्कैनर डाल रहा है। ये 2 चीजें मुझे मेंशन करनी थी इसके बारे में। वैसे उसका इनकी झगड़ा भी वीडियो है, गुरु पटवन कौन है वो, गुरु पटवन सिंह पन्नू, गुरपतवंत जो गुरपतवंत सिंह हाँ पन्नू, हाँ, इवन उसका वीडियो है, सीजीपी को हमने मीटिंग में 1 ये मिलियन बात डॉलर हुई थी देंगे। करनी होगी। भाई कितनी सच है हंसी कितनी की बात होगा है। वही जाने। नहीं उसकी वीडियो आई है आदित्य भाई, और कितनी फनी बात है, जो बंदा 11 मिलियन की मेंशन में रह रहा है उसको लगता है 1 मिलियन से वो इंडिया जैसा, हिंदुस्तान जैसे देश का तख्ता पलट देगा। ठीक है जी। यार तो लेकिन उनकी तो दिक्कत ये है कि बड़ी, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन बहुत चूतिया जनता हो गई है। अब मैं यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन 1 मिलियन नहीं नहीं इज नहीं आई जो है थिंक सो है। अराउंड, आई थिंक अराउंड 9 करोड़ होते हैं 1 मिलियन डॉलर इंडियन करेंसी में। मैं एक बात बताऊं, 9 करोड़, जैसे आपने वो मूवी देखी है द डार्क नाइट, जोकर वाली, अगर देखी हो तो उसमें वो जी जी लिटरली जी बोलता जी। है कि मैंने पूरा शहर जला दिया विद ओनली अ फ्यू गैलन्स ऑफ पेट्रोल एंड अ मैच एंड अ लाइटर। मतलब कितनी पावरफुल बात है कि इतना बड़ा शहर जिसके पास आर्मी पुलिस सब कुछ है, वो बोलता है कि मैंने पूरा शहर जला दिया विद अ फ्यू गैलन्स ऑफ पेट्रोल एंड लाइटर। तो ये जो बोलते हैं हम कि यार 1 मिलियन डॉलर से क्या हो जाएगा, अब मैं 1 मिलियन डॉलर इज 9 करोड़, ठीक है 9 करोड़ हो गए। और आप एक 1 लाख वाला फॉलोअर, जिसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, उसको आप मैक्स टू मैक्स 25 से 50 के बीच में उससे आप रील बनवा सकते हो अपनी, कि 25 से 50 इतना जो भी उसका सरकमस्टांसेस हो, ठीक है। तो 1 लाख में आप अज्यूम कर लेते हैं 30 है, 1 लाख में आप 3 इन्फ्लुएंसर्स 1 लाख वाले फायर कर सकते हो। तो ये तो 1 लाख में है। 1 करोड़ में कितने हो जाएंगे, 100 इंटू 3, 300 हो गए। 9 करोड़ में कितने हो जाएंगे, 300, 3,000, 3,000 के आसपास। अब आप देखो, सिर्फ 1 मिलियन डॉलर में आपने लिटरली पूरा इंटरनेट फ्लड कर दिया है सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा से। और हमारे देश के इस टाइम पे चूतिया जनता ऐसी हो गई है जो कि जिसे लगता है जो उसकी फीड है वही सच्चाई है। तो भाई अपने एल्गोरिदम को आप कंट्रोल करो, डू नॉट लेट योर एल्गोरिदम कंट्रोल यू। नहीं अपना देखें। कुछ स्टांस, अगर अब मैं बताऊं, अगर जो आइडियोलॉजिकल है ना बंदा, उसकी फीड में आप 100 करोड़ में आग लगा दो, उसका चेंज ही नहीं होगा। अगर कोई बचपन से जिस बच्चों को आपने ये बताया है ना कि भाई जैसी अगर तू शहीद होगा तो तुझे 72 हूरें मिलेंगी अगर तू फटेगा, तो उसकी फीड में 100 करोड़ क्या, 1 लाख, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन डॉलर का प्रोपागेंडा भेज दो, वो बच्चा मानेगा ही नहीं। तो इस टाइम पे जो प्रोपागेंडा ब्रेन वॉशिंग हो रखी है, जो इतना लूज कर दिया है, ये मैं एक बात बताऊं, ये सबसे ज्यादा इंक्लिनेशन लेफ्ट या राइट होने की एक हिंदू में है। जो हिंदू है ना उसी में ये चीज हो सकती है कि लेफ्ट राइट या मॉडरेट, क्योंकि वहां पे कंडीशनिंग बचपन से इस तरीके की है कि सारों को रिस्पेक्ट दो, हल्का सा वो है, मतलब ऐसा कुछ कट्टरपना इतना नहीं होता उस साइड को। लेकिन आई हैव नेवर सीन अ मुस्लिम डूइंग दिस कि भाई मैं तो राइट विंग हूँ, मैं ये लेफ्ट विंग हूँ, फलाना ढिमकाना, ये वो है वो, बहुत रेयर। तो वो तो इसीलिए मुस्लिम ही ये होते हैं, मुश्किल हो रहा है। हाँ तो वो बस इसीलिए मुस्लिम है भाई, उसका जो इसीलिए मैं टारगेट कह है रहा वो हूँ कि है। भाई, हाँ सबसे बड़े दिक्कत तो मुझे लगता है ये एथिस्ट लोग ही हैं। भाई ठीक है, तुम्हारा जो ओपिनियन है वेरी गुड, तुम नहीं मानते भगवान में, वेरी गुड, पर कंट्री का तो कुछ तो होगा, इसकी हिस्ट्री तो होगी कुछ जिसके ऊपर तुम प्राइड करते होंगे, कुछ तो बोलो इसके, मतलब ठीक है तुमने सरकार का गुस्सा दिखा दिया, एंड में अपना ओपिनियन तो दो, कुछ नहीं है। ये दिक्कत है, अच्छा इसीलिए मैं डरता हूँ कि आदित्य भाई भाई, ये हमारी ये जो जनता है इसको इंटरनेट के थ्रू कुछ भी पट्टी पढ़ा सकते हो आप। देखें, एक तो इंडिया को मेक श्योर करना चाहिए, पॉलिसी आए कि मुझे नहीं लगता 16 साल से पहले जो है, इंस्टाग्राम की अपनी पॉलिसी भी है 13 साल से पहले नहीं कोई बच्चा जा सकता। आई थिंक उसको इंडिया को भी एक्सटेंड करना चाहिए। 16-17 साल की उम्र जो है बच्चों की फन करने की है, अर्ली लाइफ में डेटिंग करने की है, बड़े लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। उनकी ये प्रोपेगेंडो में पढ़ने की नहीं है कि फलानी कॉकरोच जनता पार्टी नाम का इंस्टाग्राम पेज के लिए जाके मैं लाठियां खाऊं, ठीक है। 1 मिलियन में मैं, देखें आपने जो बात की है वो तो मिलियंस ऑलरेडी स्पेंड कर रहे हैं ना, पन्नू जैसे जो हैं, अभी पंजाब में जो यूनिवर्सिटीज में हो रहा है ये, इसके ऊपर पैसा
1 मिलियन में आप तख्ता, वो बोलता है असी तख्ता पलट के देंगे। बहुत ही बेवकूफाना बात है कि 1 मिलियन में इंडिया का तख्ता पलट देगा वो। जी आदित्य भाई, हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत जल्द हम दोबारा बात करेंगे और भी इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर। थैंक यू आपका। श्योर भाई, थैंक यू। ਓਕੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਆਦਿੱਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਆਦਿੱਤੇ ਚੌਹਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਧੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਹਿੰਦ।